मित्रों नमस्कार। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, तो बहुत से राजनीतिक दल होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और सारे राजनीतिक दल अपना अपना वोट पाने के लिए समीकरण बनाते हैं। और जब वोटों का समीकरण बनता है तो हमारे देश में वर्ण व्यवस्था है। वोटों के समीकरण में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो रणनीतिकार होते हैं वह एक विभाजनकारी रेखा बनाते हैं समाज में, और उस विभाजनकारी रेखा को बनाने के बाद चिन्हित करते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कि 1 करोड़ जनसंख्या, हम कहते हैं 100 करोड़ जनसंख्या है इस देश में, और 100 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में 25 से 30 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। और 100 करोड़ जनसंख्या में अगर किसी को सत्ता प्राप्त करना होगा और 25 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं और सब अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करता है, सब मिलकर के चुनाव लड़ता है, तो 100 करोड़ की जनसंख्या को 25 भागों में बांटा जाएगा। 100 करोड़ की जनसंख्या को 25 भागों में बांटा जाएगा, तो एक राजनीतिक दल के हिस्से में 4 करोड़ वोट आता है। ऐसे में अगर 4 करोड़ से थोड़ा भी अधिक वोट कोई राजनीतिक दल ले आता है तो वह सत्ता में आ जाता है। तो उसी की सरकार बनती है, और जिसकी सरकार बनती है उसी की चलती है, क्योंकि उसी के पावर है, उसी के पास पावर है, उसी के पास सत्ता है। अब वह जैसा चाहेगा इस देश को चलाएगा। और वर्ण व्यवस्था है, तो जब वोटिंग होता है, जब मतदान के लिए जनता के बीच में लोग जाते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, तो वहाँ पर सबको जाति और वर्ण के हिसाब से इंगित किया जाता है, और नेताओं का प्रयास होता है कि दलित है, पिछड़ा है, सवर्ण है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। तो चालाक नेता क्या करता है, तो चालाक नेता को पता होता है कि इस देश में सवर्णों का मत प्रतिशत 10% है, सवर्ण तो 10% ही है, बाकी तो अन्य है। अब सवर्ण में कौन है, तो सवर्ण में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, बहुत सारे वैश्यों में भी बहुत सारे वैश्य हैं जो अब दलित पिछड़े में चले गए हैं, ओबीसी में चले गए हैं। तो अब वैश्य नहीं, अब सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही सवर्ण है, बाकी सब SC ST OBC में है, यानी कि सब दलित पिछड़ा है। तो ऐसे में क्या हुआ है, तो सवर्णों और दलित पिछड़ों के बीच में एक विभाजनकारी रेखा बना दिया गया है, एक विभेद बना दिया गया है। जो इस्लाम है वह चाहता है कि सवर्ण समाप्त हो जाए तो गजवा-ए-हिंद किया जा सकता है। जो ईसाई मिशनरी है वो चाहता है कि सवर्ण समाप्त हो जाए तो इस देश को में ईसाईकरण किया जा सकता है। वामपंथ चाहता है कि अगर सवर्ण समाप्त हो जाए तो इस देश में वामपंथी शासन लाया जा सकता है। और जो बहुत सारे राजनीतिक दल है वह यह चाहता है कि दलितों को, पिछड़ों को भावनात्मक रूप से सवर्णों के प्रति भड़काया जाए और हम दलित हितैषी बन जाए, पिछड़ा हितैषी बन जाए, तो वह हमें वोट देगा। और इस कारण से इस देश में सपा, बसपा, राजद, कांग्रेस, दक्षिण भारत के बहुत सारे राजनीतिक दल इस प्रयास में लगे रहते हैं कि वह अपने आप को अधिक से अधिक दलित हितैषी साबित कर सके, दिखा सके। इसके लिए वो सवर्ण विरोधी नारे भी करते हैं, वो ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं, जैसे आरक्षण व्यवस्था लागू करते हैं, SC ST एक्ट बनाते हैं, जिससे लगे कि देखो हम कितने दलित हितैषी हैं। और सवर्णों को शोषक,
शोषण करने वाला अत्याचारी बता करके दलितों का वोट लिया जाता है और सवर्णों के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। और फिर सवर्ण तो सवर्ण है ही, सवर्णों के पास आकर के बस दो मीठे बोल देना है, उसको मालिक कह देना है, उसको सर साहब कह देना है, उसको माए बाप कह देना है और वह खुश हो जाता है। लेकिन आज जो सवर्णों के विरुद्ध इस देश में षड्यंत्र चल रहे हैं, कुचक्र चल रहा है, इससे सवर्ण बिल्कुल अनभिज्ञ है। लालू यादव ने तो यहाँ तक कहा था कि भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। क्यों कहा था? कि दलित का हितैषी बन करके अपने आप को दलित का हितैषी दिखाया जाए और दलित पिछड़ों को लामबंद किया जाए, एकजुट किया जाए। इसके लिए सवर्णों को गाली देना जरूरी है। फिर बाद में ऐसा लगे कि वास्तव में राजद या कोई भी राजनीतिक दल दलित हितैषी है, तो SC/ST एक्ट बनाया गया। तो लोकतंत्र में यही है। लोकतंत्र इस्लामिक आक्रमणकारी जितना नुकसान किया इस देश का, जितना मारकाट लूटपाट किया, ईसाई आक्रमणकारी यानी अंग्रेज जितना मारकाट किया, लूटपाट किया, उससे अधिक मारकाट और लूटपाट आज़ादी के बाद हुआ है इस देश में। जितना विभाजनकारी राजनीति, जितना भ्रष्टाचार, लूट खसोट हुआ है इस देश में स्वतंत्रता के बाद, तो और बेकार सिस्टम हो गया है। राजतंत्र में एक राजा और उसका एक सीमा रेखा, और सीमा रेखा के विस्तार के लिए एक राजा दूसरे राजा से युद्ध लड़ते थे। जनता का इसमें कोई नुकसान नहीं होता था। जनता सेना के रूप में भर्ती हो जाते थे और एक सेना को जो मिलता है वह मिलता था। बाकी कहीं कोई विभेद नहीं होता था, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं होता था। सबका अपना कर्म है, सबका अपना कौशल है, सबकी अपनी बुद्धि है, क्षमता है, उसके हिसाब से समाज में सबका स्थान था। लेकिन जब लोकतंत्र आया है तो राजनीति, जो जन सामान्य का जीवन है, वह और विकृत होता चला गया है। विभाजनकारी राजनीति और बढ़ता चला गया है और संवैधानिक रूप से, नैतिक रूप से न्यायपालिका IPC के माध्यम से सवर्णों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया गया है इस देश में, जिस पर वामपंथियों का कब्जा है, जिस पर जिहादी ईसाई मिशनरियों का कब्जा है और वही सत्ता लोलुप राजनीतिक दलों का कब्जा है जो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। तो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने वाले राजनीतिक दल जो अपने आप को दलितों का हितैषी कहता है, उस छद्मावरण दलित हितैषी राजनीतिक दलों और नेताओं का बहिष्कार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सवर्णों के विरुद्ध बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है। आज सवर्णों की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज सवर्णों का जमीन जायदाद सुरक्षित नहीं है। वही वामपंथी जाकर के किसी भी सवर्णों के जमीन पर एक लाल झंडा गाड़ देता है और कहता है कि अब उसका नहीं है, अब वह माओवाद और नक्सलवाद का हो गया है। तो बहुत कुछ चल रहा है हमारे देश में, यह आज सबको समझने की आवश्यकता है। आज जो नव बौद्ध है, आज जो भीमवाद के नाम पर सवर्णों के मकान जला रहे हैं, सवर्णों की गाड़ियां जलाई जा रही है, मतलब कि 24 घंटे 365 दिन सवर्णों पर एक दबाव रहता है, भय का आवरण रहता है और सवर्णों को उस एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है जो वास्तव में है ही नहीं। और वो प्रश्न है कि सवर्ण शोषक है, अत्याचार करने वाला है, वह अत्याचार करता है फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, चाहे वामपंथ हो, चाहे पेरियार हो। यह सब सवर्णों के विरुद्ध बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चलाता है। फिल्में बना करके, कहानियां बना करके, समाचार पत्रों में रिपोर्टिंग करके कि सवर्णों ने अत्याचार किया है। इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में जो सवर्णों से घृणा करता है, सवर्णों से नफरत करता है। आप चौक चौराहों पर देखते होंगे कि कोई नाम लेकर के गाली देता है ब्राह्मणों को नाम लेकर के गाली देता है, लेकिन ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता है। ब्राह्मण प्रतिकार करेगा तो उस पर SC/ST एक्ट लग जाएगा। ब्राह्मण अगर किसी दलित का, पिछड़ा का, कथित दलित पिछड़ा का
का जाति सूचक नाम लेकर के भी अगर उसको पुकारे तो वह भी अपराध हो जाता है। लेकिन सवर्णों को अगर कोई गरियाते रहे, कोई मारे पीटे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दलितों का वह नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, क्योंकि वह लंबे समय से उसका शोषण किया गया है, उस पर अत्याचार किया गया है। इसलिए आज सवर्णों से बदला लिया जाना चाहिए, ऐसा प्रचारित किया जाता है। बल्कि संवैधानिक और कानूनी रूप से भी, नैतिक रूप से भी सही ठहराया जाता है कि ब्राह्मणों को गाली दिया जाना चाहिए। लेकिन सवर्ण है कि उनमें एकता नहीं है, उनमें समझ नहीं है, एक सवर्ण दूसरे सवर्ण का साथ नहीं देता है। और ऊपर से आरएसएस जैसी संस्थाएं कहता है कि यह सवर्णों की ठेकेदारी है कि सवर्ण जाए समाज में और समरसता लाए। तो समरसता की ठेकेदारी सवर्णों की क्यों है? हम सवर्ण हैं, हम क्यों जाए किसी का पैर पकड़ने के लिए कि हम अत्याचारी हैं, हम बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, हमने आपका शोषण किया, आप गुस्सा मत कीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए। जो कभी हुआ ही नहीं उसके लिए सवर्णों को अपराधी ठहराया जाता है। और हर जगह सवर्ण सफाई देता फिरे, सबका पैर पकड़ता फिरे, यानी कि वास्तव में सवर्ण झुके, गिड़गिड़ाए, लोगों के हाथ पैर जोड़े। तो इतना गिरा हुआ तो नहीं है सवर्ण, इतना नीच तो है नहीं सवर्ण इतना कमजोर नहीं है कि उसको भय में लाया जाए, उसको दबाव में लाया जाए। लेकिन संवैधानिक रूप से आरक्षण व्यवस्था किया गया है। सवर्ण तेज है, बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, बलशाली है, इसलिए सवर्णों को रुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। यह संविधान में नियम बनाया गया है। सवर्ण किसी को नाम लेकर के भी पुकारे तो उसको जेल जाना पड़ेगा, SC ST व्यवस्था लागू किया गया है। लेकिन सवर्णों को कोई गाली दे, उसके माँ बहन को गाली दे, उसके जमीन पर झंडा गाड़ दे तो भी सवर्ण प्रतिकार नहीं कर सकता है। प्रतिकार करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता, बड़े बड़े समाज सेवी संस्थाएं अपना कलम लेकर के तैयार है, अब रुपया लेकर के तैयार है, कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, संसद में आवाज बुलंद करने के लिए तैयार है, क्योंकि सवर्ण जनसंख्या में कम है, उसका वोट प्रतिशत कम है। और इस देश की जो घटिया राजनीति है उसके कारण आज सवर्णों पर लांछन लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, सवर्णों को दबाने और मिटाने का प्रयास किया जाता है। कहा जाता है बुरा बाल साफ करो। नक्सलवाद, माओवाद का जो सशस्त्र आंदोलन लंबे समय से चल रहा है इस देश में, वह भी सवर्णों के प्रति घृणा भाव को बढ़ा करके दलितों को उकसाया जाता है कि सवर्णों ने तुम्हारा अत्याचार कर लिया, शोषण कर लिया, इसका जमीन जायदाद देखो कितना है, इसका धन संपत्ति देखो कितना है, तुम्हारे पास क्या है, तुमसे ही तो लूट करके इन लोगों ने बनाया है। और सबको सशस्त्र आंदोलन के लिए तैयार करता है, सबको माओवाद नक्सलवाद में भर्ती करता है, सबको हथियार देता है और सवर्णों का नरसंहार करवाता है। और सवर्ण जब प्रतिकार करते हैं तो कहा जाता है कि सवर्णों ने दलितों का नरसंहार किया। माओवाद, नक्सलवाद दलितों के पीठ पर बंदूक रख करके सवर्णों का संहार करता है। और जब सवर्ण प्रतिकार करता है तो कहता है कि दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। तो आज सवर्णों को जागने की आवश्यकता है। यह SC ST एक्ट, यह आरक्षण व्यवस्था मतलब कि सवर्णों के लिए इतना घातक है कि जितना इस्लाम, वामपंथ, ईसाई मिल करके सवर्णों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे अधिक मिटा रहा है, कमजोर कर रहा है सवर्णों को, तो वह है आरक्षण व्यवस्था और SC ST एक्ट। इस देश का विभाजन हो चुका है और इस देश की न्यायपालिका सड़ चुकी है। इस देश में संविधान नाम का कोई चीज नहीं है। संविधान में ऐसे अनाप शनाप नियम बनाए गए हैं, प्रावधान लागू किए गए हैं कि सारे सनातन हिंदू धर्म विरोधी है, सारे सवर्ण विरोधी है। तो ऐसे में सवर्णों की एकता, एक सवर्ण दूसरे सवर्ण का साथ दे और अपना आवाज बुलंद करे, आज सरकार से मांग करे, आज धरना प्रदर्शन करे, आज तख्ती लेकर के निकले सवर्ण कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त करो, SC ST एक्ट समाप्त करो। ब्राह्मण, सवर्ण कभी भी अत्याचारी नहीं था, सवर्णों ने कभी किसी का शोषण नहीं किया। सवर्ण अपना बुद्धि विवेक, अपनी बुद्धिमता से, अपने कर्म से, गुण से, कौशल से
धनवान हुआ है, शक्तिशाली हुआ है। आज देश में दलितों के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उद्योगपति है, व्यवसायी है, क्या नहीं है। आज मुसलमानों के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े सांसद हैं, मंत्री हैं। फिर भी कहा जाता है कि मुसलमानों पर अत्याचार होता है, मुसलमानों पर दबाव बनाया जाता है, दलितों पर यानी कि जो सवर्ण से अलग है उस पर अत्याचार होता है, उसका शोषण होता है। और ऐसा कह करके दलित पिछड़ों और मुसलमानों को अल्पसंख्यक बता करके इन लोगों को इतनी सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, सुख सुविधाएं दी जाती है, और फिर सवर्णों के प्रति, सनातन हिंदू धर्म के प्रति भड़काया जाता है। तो यह देश तो कभी भी टूट सकता है, सवर्णों को तो कभी भी मिटाने के प्रयत्न हो सकते हैं। हम देखते हैं कि 50-60 की संख्या में सशस्त्र माओवादी या नक्सलवादी आत्मसमर्पण करता है तो 5000 से 6000 की संख्या में फिर तैयार हो जाता है। जिहाद आतंकवाद तो है ही इस देश में। पाकिस्तान, बांग्लादेश से तो भारत को धमकियां मिलती ही रहती है, और विभाजनकारी राजनीति करने वालों की तो कमी नहीं है इस देश में। ऐसे में इस देश की चिंता कौन करेगा, इस समाज की चिंता कौन करेगा, सनातन हिंदू धर्म की चिंता कौन करेगा। तो हर चीज के लिए सवर्ण ही जिम्मेदार नहीं है। तब है कि सवर्ण है तो यह देश है, सवर्ण है तो यह सनातन धर्म है। क्योंकि जब भी इस देश पर आपदा आई है, विपदा आई है, सवर्णों ने ही, ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने ही, ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि विवेक से और क्षत्रियों ने अपने बाहुबल से, अपने शक्ति से इस देश और धर्म की रक्षा की है। और आज उस ब्राह्मण और क्षत्रियों को गाली दी जाती है, उसके माँ बहन को गाली दी जाती है। संवैधानिक कानूनी रूप से, न्यायपालिका के माध्यम से आज सवर्णों को हेय बनाया जा रहा है, भय और दबाव में लाया जा रहा है। इसलिए आज सवर्णों की एकता आवश्यक है। और सवर्ण क्यों किसी को जवाब देता फिरे, हम क्यों किसी को जवाब देते फिरे, यह जवाब उनको देना चाहिए जिन्होंने काल्पनिक कहानियां गढ़ी है कि सवर्ण अत्याचारी है, सवर्ण अत्याचार करता है। पेरियारवादी कहते हैं कि ब्राह्मण विदेश से आए हैं आक्रमणकारी के रूप में, जिसको आर्य कहते हैं। तो जो कुप्रचार किया जाता है, दुष्प्रचार किया जाता है, उसके प्रति सबको जागरूक रहना चाहिए। ब्राह्मण बाहर से नहीं आए, ब्राह्मण यहीं के हैं। और ये आज का नियम नहीं है। आज जो हम कहते हैं कि कोई प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई साइंटिस्ट है, यह एक पेशा है। उसी प्रकार से एक पेशा हुआ करता था कि जो क्षत्रिय है वह सत्ता शासन संभालता था, जो ब्राह्मण है वह शिक्षा दीक्षा संभालता था, जो वैश्य है वह व्यापार संभालता था, और बाकी जिसके पास कोई कौशल है, कोई जूता चप्पल बनाता है, कोई मकान बनाता है, कोई लकड़ी का औजार बनाता है, कोई लोहे का औजार बनाता है, वह शूद्र कहलाता था। शूद्र मतलब नीचा नहीं, शूद्र मतलब नीचा नहीं, शूद्र मतलब गंदा मलिन नहीं, शूद्र मतलब कि उसके पास कोई कौशल है, कोई गुण है। नीचा कौन बनाया है? जो विभाजनकारी राजनीति करता है। लेकिन शूद्र को नीचा नहीं माना जाता है, नीचा माना जाता है जिसको विभाजनकारी राजनीति करना है, जिसको दलित और सवर्ण में लड़ाना है, जिसको अगड़ी पिछड़ी में लड़ाना है। जो जूता चप्पल बनाता है मोची, जो लोहे का औजार बनाता है लोहार, जो लकड़ी का सामान बनाता है वढ़ई, वह सब शूद्र कहलाता है। लेकिन वास्तव में तो वह सब साइंटिस्ट है, वह सब तो बहुत बड़े कलाकार है, वह सब तो बहुत बड़े गुणवान है। लेकिन ब्राह्मणों ने तो उसे नीच नहीं कहा, ब्राह्मणों ने तो उसे अछूत नहीं कहा। उसे अछूत कहा है वामपंथियों ने, उसे अछूत कहा है ईसाई मिशनरियों ने, उसे अछूत कहा है जिहादियों ने, और उसे अछूत कहा है जिसको वोट बैंक की राजनीति करना है उसने। ब्राह्मणों ने कभी नहीं कहा अछूत है। ब्राह्मण उसको विश्वकर्मा के रूप में पूजता है, ब्राह्मण उसके औजारों की पूजा करवाता है, ब्राह्मण उसके गुण कौशलों की पूजा करता है। तो नीच किसने कहा शूद्रों को? जो विभाजनकारी राजनीति करता है। फिर
क्यों संविधान में, क्यों न्यायपालिका में, क्यों आईपीसी में इस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं कि वास्तव में ब्राह्मण शोषक है, अत्याचारी है और सवर्ण दबा कुचला पिछड़ा है। अब जो ट्राइबल है, जो जंगलों में रहते हैं, तो उनकी तो अपनी स्वतंत्र दुनिया है। जो जंगलों में रहते हैं उनका अपना स्वतंत्र दुनिया है, उनको उस परिवेश में अच्छा लगता है। अगर अंबेडकर को उसको अच्छा बनाना है, महान बनाना है, समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है, तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसके लिए आरक्षण व्यवस्था ही हो कि आप ब्राह्मण हैं, आप तेज बुद्धिमान हैं, आप रुकिए, आप 100 नंबर लाया है तो आप रुकिए, उसके पास कुछ नहीं है तो उसको आने दीजिए। यह तो कोई बात नहीं हुई। उसके लिए आप स्कूल खोल दीजिए, उसके लिए आप अस्पताल खोल दीजिए, उसके लिए आप शिक्षक रख दीजिए, लेकिन एक को रोक करके दूसरे को बढ़ाएंगे तो यही विभाजनकारी राजनीति है। क्योंकि जब इस देश में लोकतंत्र बना तो चुनावी समीकरण भी बना, और जब चुनावी समीकरण बना तो एक दूसरे को अपने पक्ष में लेने के लिए वह विभाजनकारी राजनीति का जन्म हुआ। और अंबेडकर क्या था? अंबेडकर अंग्रेजों का वकील था। आज के समय में जो बड़े बड़े महान लोग कहलाते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जिनके बच्चे इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ते हैं, वह सब अंग्रेज के चाटुकार थे, दलाल थे। एक भी चाटुकारों दलालों को फांसी पर नहीं लटकाया गया, जेलों में बंद नहीं किया गया। सब क्रांतिकारी जेल गए, सब क्रांतिकारी फांसी पर लटके। और जब देश आजाद हुआ तो वही दलाल और चाटुकार सत्ता शासन में आए और देश का बंटाधार हुआ। दलित और सवर्णों का के बीच में खाई बनाई गई और लड़ाई हुआ। जातिगत भेदभाव अंग्रेजों ने शुरू किया, फिर बाद में इस्लामिक संगठनों ने भी उसको सीखा, उसने भी विभेद बनाया। फिर वामपंथियों को मौका मिला लड़ाने का, वह भी लड़ाने का प्रयास किया, और आज राजनीतिक दल लड़वा रहे हैं आपस में। और इसी का परिणाम है कि दलित सवर्ण तो है ही, जाति विभेद तो है ही, अब सवर्ण ही एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने एक दो सवर्णों को अपने दल में जोड़ रखा है, क्योंकि 10% ही सही उनका भी वोट मेरे पास आए, तो कुछ सवर्णों को भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अपने दल में टिकट दे रखा है, विधायक सांसद बना रखा है। तो दलगत राजनीति में और जातिवाद की राजनीति में यह देश बढ़ रहा है, समाज बढ़ रहा है। और जो अनेकता में एकता कहते हैं, विविधता में एकता कहते हैं, समरसता कहते हैं, इसकी ठेकेदारी, इसका उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी केवल सवर्णों का नहीं है। इसमें दलितों को भी आना पड़ेगा, दलित संगठनों को भी आना पड़ेगा, उसको वास्तविकता समझना होगा। नहीं तो यह जो दूषित राजनीति है, यह एक दिन सबको समाप्त कर देगा। बहुत बड़ा भूभाग पहले ही बढ़ चुका है हमारे देश से, पाकिस्तान, बांग्लादेश बन चुका है। फिर भी आज जो है इस देश में कहता है कि हम शरिया से चलेंगे, हम किसी से छुपते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वो इतने शक्तिशाली है कि जब भी चाहे सड़क जाम कर दे, जब भी चाहे दंगा आगजनी करे, हत्या बलात्कार करे, फिर भी उसके हितैषी है, उसको संवैधानिक कानूनी अधिकार है। तो यह बहुत बड़े चिंता का विषय है। तो आप लोग देख रहे हैं, कल्याण झा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे।